नमस्कार। रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा। आज के अंक में हम बात करेंगे गोवा की, और गोवा में खास तौर पर कांग्रेस की। क्या कांग्रेस चुनाव जीत सकती है? पहला सवाल तो ये है। और अगर वो जीत सकती है तो क्या सरकार बना सकती है? आप ये पूछेंगे कि जीतने के बाद सरकार बनाने में क्या दिक्कत है, लेकिन हमारे सामने 2017 का एग्जाम्पल है, जहां कांग्रेस जो है सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरी थी, लेकिन सरकार बनाई बीजेपी ने। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ गोवा से जुड़े हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट अजय ठाकुर और वरिष्ठ पत्रकार औरंगजेब नक्शबंदी। सबसे पहले हम अजय के पास चलते हैं। अजय, हमने सुना कि कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स के लिए एक ओथ टेकिंग सेरेमनी का ऑर्गेनाइज की। एक बड़ी अजीब बात है, क्या वजह रही? ये 2017 की जो घोस्ट है वो उनको परेशान कर रहा है। राजेश जी, एक सबसे बड़ी बात किसी भी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक बात तब होती है जब आप पोल पोजीशन पे होते हैं, आप सरकार बनाने के पोजीशन में होते हैं और आपके नाक के नीचे से खींच के मैंडेट ले जाता है कोई और इतना ही नहीं, वो सिर्फ सरकार ही नहीं बनाता है, आस्ते आस्ते करके वो पूरे के पूरे आपकी पार्टी को ही खत्म कर देता है। असेंबली में जब 2017 की इलेक्शन की जब रिजल्ट्स आई थी तो कांग्रेस के पास 17 सीट थी, भाजपा के पास 13 सीट थी। और जब ये असेंबली जब खत्म हुई है तो भाजपा के पास उस वक्त तक जो है वो 27 सीट थी, 27 एमएलए थे, सॉरी, और कांग्रेस के पास 4-5 एमएलए थे। जाहिर है कि किसी भी पार्टी को जब इसके बाद जब आप लौट के लोगों के पास जाते हैं तो सबसे पहला तो ये सवाल होता है कि लोग पूछते हैं कि भाई आपको हम लोगों ने मैंडेट दिया था तो अपने मैंडेट का किया क्या। एक तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए ये शर्म की भी बात है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी ये है क्योंकि जो मेन जो उसमें जितने कलाकार थे जो इस चीज में जिनकी नाक के नीचे से मैंडेट ले गई थी, खासकर उस वक्त के जीपीसीसी के प्रेसिडेंट लुइजिन फेलेरो, फिलहाल वो पार्टी में नहीं है। उस वक्त के जो और बड़े जो मेजर जो कैटलिस्ट जो थे, जिनमें प्रताप सिंह राणे थे, जो कल उन्होंने फिर फाइनली कह दिया है कि भाई मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, हालांकि इतना मेहनत मुशक्कत करके उनको फिर से टिकट दिया गया था। रवि नायक फॉर्मर सीएम थे, वो भी नहीं है, वो भाजपा के कैंडिडेट हैं। और तो आप यूं कहिए कि इस पूरे के पूरे ओल्ड ऑर्डर में जो है पूरा का पूरा चेंज आ गया है, लेकिन ठप्पा तो एक लग गया है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि ये जो कुछ कुछ पैतरे जो है करना जरूरी है। मजे की बात यह है कि श्री पी चिदम्बरम, जो कि इलेक्शन जो सीनियर इलेक्शन ऑब्जर्वर हैं गोवा के, और जो कि एक नॉन एथिस्ट हैं, उन्होंने उनके लीडरशिप में ये सारे के सारे लोग जो हैं पहले एक यहाँ के महालक्ष्मी मंदिर जाते हैं। महालक्ष्मी मंदिर हमेशा से भाजपा का गढ़ माना जाता है, संघ का गढ़ माना जाता है। इन लोग वहां पे गए, वहां पे उन्होंने नारियल पर बकायदा हाथ रख के शपथ ली। उसके बाद वो वहां से यहाँ पे फुलांचो खुरिस करके बोलते हैं, एक बामबल्ले में एक बहुत ही फेमस एक क्रॉस है। कहते हैं कि कोई भी जर्नी में अगर आप उस क्रॉस के सामने मन्नत मांगते हैं तो वो पूरी होती है, जर्नी अच्छा रहता है। तो ये भी पॉलिटिकल जर्नी में वो लोग सारे के सारे वहां पे जाके कसम खाए। लेकिन ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाकई ही बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। गोवा के लोग बहुत ही ज्यादा रिलीजियस हैं, चाहे आप जितना भी पार्टी सनबर्न वगैरह वगैरह, रेव पार्टी, ये सब आप जो कुछ भी सुन ले, एक बेसिक लेवल पे एक एवरेज गोवन जो है वो बहुत ही फेथफुल, बहुत ही बिलीव, बहुत ही लॉयल होता है। वो इतनी जल्दी अपना पाला बदलता नहीं है। उनको ये एक यहाँ का एक इस यहाँ के कल्चर में ये एक प्रथा है कि आप किसी क्रॉस के ऊपर, किसी नारियल के ऊपर
हिंदू लोग नारियल के ऊपर और ईसाई लोग जो है वो क्रॉस के ऊपर जो है वो हाथ रख के वो कसम खाते हैं कि जो भी वादा करते हैं कि हम लोग इसको निभाएंगे। अब बात अगर उससे अगर निकलना होता है तो वो क्या करते हैं उसके बारे में मुझे कोई खास जानकारी नहीं है कि अगर कल अगर वो तोड़ दें ये नारियल का शपथ या क्रूज का शपथ। लेकिन एक ये प्रथा है जो चली आती है यहाँ पे चली आ रही है कई सालों से, और लोग इसको बहुत बहुत ही ये करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने ये किया है, भाजपा का इक्का दुक्का नेता इसके ऊपर टिप्पणी करने की कोशिश की है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में कोई भी बहुत ज्यादा कह नहीं रहा है, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ के लोगों का ये आस्था है, और यही आस्था जो है वो वोटिंग में काफी काम देगा। तो इसीलिए ये ऑप्टिक्स की जरूरत थी, और उनके पास कोई चारा भी नहीं था और कुछ दिखा भी नहीं सकते थे। आप लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे कि इलेक्शन के बाद कोई छोड़ के ना जाए? तो एक बेसिक इस डायरेक्शन में एक पहला स्टेप उन्होंने लिया। राजनेताओं की जबान का ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए अजय, लेकिन सबके सामने शपथ लेना, उसका वीडियो बनना, और उसके बाद अगर आप पार्टी छोड़ेंगे, अगर पार्टी के साथ दगा करेंगे, तो वो वीडियो बार बार चलेगा, दिखाया जाएगा, जो कि एक एम्बेरसमेंट होगी। हम ये भी मान सकते हैं कि राजनेताओं को एम्बेरसमेंट से भी डर नहीं लगता है, लेकिन फिर भी एक मोरल अथॉरिटी की बात है। हम ये भी मान सकते हैं कि राजनेताओं की मोरालिटी को लेकर भी बहुत सारे सवाल है, लेकिन फिर भी मान सकते हैं कि चलिए, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। मैं औरंगजेब को चर्चा में लाना चाहूंगा। औरंगजेब, ये बताइए कि प्रताप सिंह राणे जो है वो अपनी बहू से चुनाव लड़ने से डर गए। इज इट द एंड ऑफ करियर फॉर प्रताप सिंह राणे? मुझे लग रहा है इसके बारे में ज्यादा अजय बोल सकते हैं। अजय ने काफी सालों तक उनको देखा है। लग रहा है ऐसे कि उन्होंने अब राजनीति को टाटा बाय बाय कर दिया, और हमने देखा कि उनको अभी कुछ दिनों पहले गोवा गवर्नमेंट ने एक पुरस्कार भी दिया था, कुछ सम्मानित किया है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग थे वो लेजिस्लेटर वहां के। देखिए, आपने अभी अजय से एक सवाल पूछा कि ये जो इन्होंने दिखा दिया ऑप्टिक्स है क्या है। आप देखो, मैं आपको 2014 वहां लेना चाहता हूं कि 2014 के बाद आप एक देखोगे कहीं भी सरकार, जहां भी सरकार गिरी है, उसकी कमजोर कड़ी हमेशा कांग्रेस रही है। आप देखिए मध्य प्रदेश में सरकार गिरी, आप देखिए कर्नाटका में जनता दल एस और कांग्रेस की सरकार कांग्रेस की वजह से गिरी, उसमें मैक्सिमम जो थे कांग्रेस के विधायक थे। आप इसी तरह देखिए कि ऑलमोस्ट राजस्थान में सरकार गिरने वाली थी। आप देखिए उत्तराखंड में सरकार गिर गई थी, फिर हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट की वजह से वो सारा फिर रेस्टोर हो गया, उनका मैंडेट मिला। ऑलमोस्ट वहां भी कांग्रेस के विधायक ही चले गए। तो कहीं ना कहीं एक लोगों में, जो आप देखोगे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इसको बार बार उठा रहे हैं, गोवा में भी उठा रहे हैं कि कांग्रेस को वोट करना मतलब भाजपा को वोट करना है, क्योंकि इलेक्शन के बाद इनके विधायक वहां जाएंगे। तो बहुत ही एक आप समझ लीजिए क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है इस टाइम। कांग्रेस जो भी जीत के आएगा, जो भी एमएलए बन जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक जो कमजोर कड़ी, जैसे मैंने पहले भी बोला, वो कांग्रेस ही रही है और कांग्रेस के विधायक ही रहे। तो आपने जो बोला कि उन्होंने शपथ ली, और आपने खुद ही बोला कि मोरालिटी पे बात ना की जाए राजनेताओं की, मैं आपकी बात से सहमत हूँ राजेश इस बारे में। ठीक है, हम अजय के पास दोबारा से चलते हैं। अजय, 2017 की गलतियों से एक सबक तो ये ऑप्टिक्स का है, लेकिन ऑप्टिक्स के अलावा कुछ ऐसे कदम और भी उठाए गए होंगे पार्टी में कि ताकि 2017 की सिचुएशन से डील बचा जा सके। एक नेता, कांग्रेस नेता शायद दिग्विजय सिंह, उन्होंने गोवा में अभी तक पांव नहीं रखा है, जो कि 2017 के एपिसोड के उनको विलेन बताया गया था। बिल्कुल, और वो विलेन थे भी, क्योंकि यहाँ के नजर में, यहाँ के कांग्रेसियों के नजर में, यहाँ के कांग्रेस सपोर्टर्स के नजर में उस वक्त अगर डीले अगर नहीं करते, अगर मगर नहीं करते, तो शायद सरकार उस वक्त बन भी सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो हुई है इस बार राजेश जी, जो फर्क है 2017 और 2022 में,
2022 का जो प्रिपरेशन है वो 2020 में ही शुरू हो गया था। इस चीज के लिए क्रेडिट देना चाहिए दिनेश गुंडूराव जो एआईसीसी के इंचार्ज है, जो के आए हैं, और उन्होंने आते देरी सबसे पहले उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी उन्होंने अनाउंसमेंट की थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस 40 के 40 सीट पे लड़ेगी। ये जो 40 से 40 सीट पे लड़ने वाली बात है वो पहली बार पिछले कई इलेक्शंस में इस तरह से हुआ गया कि कांग्रेस अपने बलबूते पे लड़ेगी। हम लोग किसी अलायंस या किसी इसके लिए नहीं देख रहे हैं। आज यही वजह है जिसकी वजह से आप नोटिस करेंगे कि बाकी सब एनसीपी, शिवसेना, सबके सब इसी वजह से कमजोर हो पड़ी, क्योंकि कांग्रेस ने ठान लिया। और दिनेश गुंडूराव ने साफ कहा कि भाई देखिए, पहले हम लोग अपने पार्टी पे ध्यान दें, पोस्ट पोल कोएलिशन अगर करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये प्री पोल अलायंस करके मैं अपने हर एक असेंबली में, मैं अपने ग्रासरूट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं कैसे खिलवाड़ कर सकता हूं। इस बार 2017 ही नहीं, मैं तो बल्कि कहूंगा कि 12 और उससे पहले का भी एक सबसे बड़ा जो एक सबक इस बार जो कांग्रेस ने लिया है, हर एक कदम वो फूंक फूंक के लेती है। जैसे लाइनअप ऑफ कैंडिडेट्स जितना है, आप नोटिस करेंगे कि लाइनअप ऑफ कैंडिडेट्स में एवरेज एज जो है अबाउट 45 टू 48 ईयर्स है। इतना यंग येट मैच्योर वाली जो ग्रुप है, इससे पहले कई सालों में यहां कांग्रेस में नहीं देखी गई है। फिर आप देखेंगे हर कास्ट का, हर रिलीजन का बैलेंस जो है वो बहुत ही अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज हर एक, चाहे वो प्राइवेट कन्वर्सेशन में हो, सोशल मीडिया में हो, या इवन पॉपुलर कहीं पे भी हो, रैलीज में, हर जगह ये होता था कि कांग्रेस जो है वो बूढ़ों और करप्ट की लोगों की पार्टी है। इस बार यूं कहिए कि जो बूढ़े थे वो ज्यादातर लोग निकल गए हैं। एक प्रताप सिंह राणे खाली बाकी थे, वो भी चले गए। और जहां तक इनका सवाल है, जो करप्शन वाली बात है, तो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे भाजपा के, बाबू कावलेकर से लेकर बाबूश मोन्सेरात, लिस्ट काफी लंबी है। उन लोग सबके सब अब भाजपा के मेंबर हैं। तो क्या हुआ है कि भाजपा का कांग्रेसीकरण तो हो गया, और साथ में उनका जो है वो करप्शन करण भी हो गया है। तो इस हिसाब से कांग्रेस की एक जनरल एक इमेज बहुत ही अच्छी है इन टर्म्स ऑफ कैंडिडेट की लाइनअप। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहा है। पिछले करीब 6 महीने से यहाँ पे इंडियन यूथ कांग्रेस के इंचार्ज अखिलेश यादव हैं गोवा के, वो सिंगल हैंडेडली हर एक बूथ लेवल तक जाके वो बूथ की कमिटीज बना रहे हैं। पी चिदम्बरम आ रहे हैं वहां से, वो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी की फाइल, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि हम लोग चिदम्बरम को उस रोल में, पता नहीं आप लोग नेशनल लेवल में देखे होंगे, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे तो कभी सुना नहीं था कि वो इतनी माइक्रो मैनेजमेंट इलेक्शंस का जो है उसमें वो इतनी बारीकियों से देख रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि हर एक लेवल पे एआईसीसी जो है वो अपनी पकड़ बहुत टाइट करके रखी हुई है कि भाई इस बार जो है वो गलत कुछ होने नहीं देंगे। तो यहाँ का जो भी नेता, जो स्थानीय नेता है, 2-4 जो छोटा मोटा जो है वो कुछ भी इधर उधर पॉकेट मारी करने का कोशिश भी करे, तब उस चीज का भी जो है वो चांस नहीं है। तो ये सब हिसाब से क्या हो रहा है कि, और कांग्रेस ये सब के बारे में बड़बोलापन नहीं दिखा रही है, चुपचाप से अपना काम कर रही है। पहले इतने सारे उसके पास, कांग्रेस के पास एक जमाने में 7 सीएम हुआ करता था जो कि एक साथ लड़ा करता था। तो होता क्या था कि हर एक सीएम जो है अपनी ही ढंग से नैरेटिव जो है बनाया करता था, बयानबाजी करता था, तो जिसकी वजह से लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन होती थी कि भाई नेता कौन है, या कांग्रेस चलाता कौन है, या डिवाइडेड हाउस है। इस बार वो क्या है कि वो डिवाइडेड हाउस वाली बात नहीं दिख रही। तो एक कुल मिला के आप देखेंगे कि इस बार का कांग्रेस जो है वो पिछली बार की काफी सारी गलतियों से जो है वो लेसन्स लेके वो फूंक फूंक के आगे बढ़ रहा है। मैं औरंगजेब को चर्चा में लाना चाहूंगा। औरंगजेब, अजय ने बहुत सारी अहम बातें कही। पहली बात उन्होंने कही कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनकी जो एवरेज एज है वो कम हो गई है।
बूढ़े लोगों की पार्टी का जो ठप्पा कांग्रेस पे लगा हुआ था, बूढ़े और करप्ट लोगों की, उसको हटाने की कोशिश की गई है। बूथ लेवल पे मैनेजमेंट को बेहतर बनाया जा रहा है। पार्टी कई सारी जबानों में बोलती थी, उसको उसको ऐसा रोका गया है, और ये एक पार्टी का एक चेहरा एक आवाज में बात करे, ऐसी कोशिश की गई है। ये सब चीजें जो है वो कांग्रेस की इमेज से मेल नहीं खाती हैं। कांग्रेस को हमने देखा है दिल्ली में, दिल्ली से बाहर और बाकी राज्यों में बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड है। तो गोवा में ऐसा कमाल कैसे हो रहा है औरंगजेब? देखिए राजेश, अजय ने एक पॉइंट आउट की बात कि चिदम्बरम का यहाँ आना, देखिए जो भी कहा, चिदम्बरम की इमेज जो नो नॉनसेंस करके है, वो तो कहीं ना कहीं असर तो दिखाएगी अपना। देखिए हमने उनको यहाँ भी देखा है, वो हालांकि ऑर्गेनाइजेशनल, मैं जैसे अजय कह रहे हैं, पहली बार मैं भी सुन रहा हूँ कि इतना, और वो ऑर्गेनाइजेशनल कभी रहे नहीं है, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी, और उनको हम ऑर्गेनाइजेशन मैन भी नहीं कहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि भाई ये तो गवर्नमेंट में रहे और मंत्रालय इन्होंने संभाले हैं अभी तक, गृह मंत्री थे, फिर फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उनका जाना, क्योंकि बहुत सीनियर लीडर है, उनका जाना भी वहां पे मेरे ख्याल से एक डिसिप्लिन आ गया है वहां के कई चीजों में। अजय शायद इस बात से इत्तेफाक करेंगे। रही बात, हमने कांग्रेस को, देखिए कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि जहां पे ज्यादा ये चीजें चलती हैं। हमने पंजाब में देखी, आप पंजाब में पीसीसी और सीएल जो सीएम है, तो आप वहां देख रहे हैं बहुत आपस में रसाकशी चल रही है। इसी तरह कई जगह चल रही है। इसी तरह हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हर जगह। यहाँ पे इसलिए भी है क्योंकि एक तो देखिए कांग्रेस का भी ये बहुत बड़ा एक मौका है, और अगर वो अब के बाहर रहे पावर से तो 15 साल हो जाएंगे। 15 साल किसी पार्टी का पावर से बाहर रहना बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी छोटे से स्टेट गोवा के लिए। और देखिए हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि तृणमूल घुस रहा है गोवा में, आम आदमी पार्टी आ रही है। तो ये कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं है। देखिए भाजपा का वोट हमने देखा वो इंटैक्ट रहता है, लेकिन कांग्रेस का वोट इधर से हिल जाता है। हमने यूपी में देखा, बिहार में देखा, और भी जहां पे हम देख रहे हैं कांग्रेस का वोट ही खिसक जाता है। बाकी इसलिए इनके लिए जीतना इस बार बहुत जरूरी है। और जैसे अजय ने कहा कि मेरा भी यहाँ फीडबैक है, एक यूथ कांग्रेस के यंग लड़के वहां पे अखिलेश यादव करके हैं, बूथ लेवल पे काम कर रहे हैं। ऐसे जो है लोगों को प्रोत्साहन करना चाहिए, जो कांग्रेस में होता नहीं है। वहां बड़ा आदमी क्रेडिट लेके चला जाएगा कि ये जी हमारे वजह से हो गया। और आप देखिए कि कांग्रेस को कई चीजें इस बार जो इलेक्शन में हुई, जैसे माइकल लोबो आ गए। अब माइकल लोबो एक मिनिस्टर थे, सिटिंग मिनिस्टर थे, वो इलेक्शन अनाउंस होने के बाद उन्होंने कांग्रेस बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में गए, तो एक कहीं ना कहीं बूस्ट मिल जाता है। आप देखेंगे, आप उनकी वाइफ भी लड़ रही है, तो उस एरिया में वो काफी, अजय मेरे से बेहतर जानते होंगे, उस एरिया में काफी वो उनका काफी वर्चस्व है। तो कोई ऐसे इन्होंने अभी तक, इनके कार्ड सारे हम देख रहे हैं ठीक खेल रहे हैं। बाकी पोस्ट इलेक्शन क्या होगा, क्या ये अपने एमएलए को एक साथ रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, वो बाद में ही कहा जा सकता है। राजेश राजेश जी, हाँ राजेश जी, एक बात इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ये चीज पहली बार हुई है, तो इसलिए आप ये इसको रिकॉर्ड पे लाना बहुत जरूरी है। पहली बार हम लोगों ने देखा है गोवा में, जो कैंडिडेट्स की शॉर्टलिस्ट के बाद यूं होता है कि एक ही कैंडिडेट किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसे टिकट मिलती है, बाकी सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो अनसक्सेसफुल होते हैं। तो होता क्या था, इससे पहले लोग पार्टी जो है, जो विनर टेक्स इट ऑल वाली बात होती थी, और घूम के जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट होता था उससे बात भी नहीं करती थी। इसकी वजह से क्या होता था कि ये सब सारे के सारे कैंडिडेट को कोई और लेके चले जाता था और वोट बढ़ जाती थी। इस बार टिकट मिलते देरी, इससे पहले कि कहीं पे कुछ भी डिसेंशन हो, कुछ लोग छूट गए, लेकिन उससे भी ज्यादा चीज क्या हुआ, कांग्रेस के नेता, सीनियर नेता उसी वक्त हर एक ब्लॉक, माने हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स थे उन लोग सबसे मिलके संपर्क स्थापित रखे और उन्हें वापस, माने रूठे को मना के जो है वो वापस लाने की वो भी प्रक्रिया साथ में जारी है। ये एक फर्स्ट है गोवा के लिए।
नेशनल लेवल में मुझे नहीं मालूम है, लेकिन गोवा के लिए ये वाकई फर्स्ट है, क्योंकि उन लोग जो है कोई भी चीज में चांस नहीं ले रहे हैं। कोई भी जो अनसक्सेसफुल है उसको भी जो है वो पार्टी के कैंडिडेट के साथ मिलके जो है वो मैंने कंधे में कंधा मिला के ये करना है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम लोग देख रहे हैं। माइकल लोबो की वाइफ डेलाइला लोबो जो है, उसको एक ऐसी जगह से फील्ड की जा रही है जो कि हार्डकोर हिंदू बैस्टन माना जाता है। आज तक वहां पे कोई भी कैथोलिक कैंडिडेट खड़ा होने का नाम नहीं लेता था, वहां से उसे खड़ा किया गया है। और इतना ही नहीं, एक महिला को खड़ा किया गया है। तो डेलाइला लोबो जो है उस वहां पे एक वहां पे एक कांग्रेस एक नया एक्सपेरिमेंट कर रही है कि पूरा कैंपेन ही जो है वो महिला लोग वहां पे हैंडल कर रहे हैं। अगेन कुछ हर जगह जो है कुछ ना कुछ यूनिक एक्सपेरिमेंट एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल चल रही है। अब जाहिर है इसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सब सारे एक्सपेरिमेंट है। अगर सक्सेसफुल हो गई तो फिर इसके ऊपर जो है वो हार्वर्ड रिसर्च होगी, लेकिन जब तक ना हो तब तो ये सब सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आप दोनों से बात करके ये साफ हो गया कि कांग्रेस के सामने चुनौती ना सिर्फ चुनाव जीतना है, पहले तो चुनौती यही है, उसके बाद दूसरी चुनौती यह है कि चुनाव के बाद जो है सरकार बनाना है। तो देखते हैं क्या होता है। सत्ता की लड़ाई है, चुनाव का नतीजा सामने आएगा, सब साफ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।